गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, प्राणी शास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे आपको द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था। इस प्रश्न पत्र के सेक्शन ए अर्थात पहली यूनिट में आपने ऑस्मोरेगुलेशन तथा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ये दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों को इनमें कुछ भी समझने में असुविधा हो रही हो या जिन विद्यार्थियों की जिज्ञासा जितना बताया है उससे अधिक जानने की हो, वो विद्यार्थी मेरे फ़ोन नंबर 9460606064 पर व्हाट्सएप के द्वारा अपनी समस्या भेज सकते हैं, जिससे उसका समाधान किया जा सके। बच्चों, आज हम इस सेक्शन की तीसरा टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें रक्त के सामान्य गुण तथा रक्त के कार्य का अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं कि रक्त के सामान्य गुण क्या क्या हैं। बच्चों, रक्त को फ्लूइड ऑफ लाइफ जीवन का द्रव कहा जाता है। जब तक रक्त का परिसंचरण होता रहता है तब तक जीवन है। रक्त का परिसंचरण बंद हो जाने पर जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, बहुत महत्वपूर्ण द्रव है। इसी से जीवन चलता है। रक्त के सामान्य लक्षण देखें तो ये एक लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में है। ये जीवित ऊतक है, द्रवीय ऊतक है। फ्लूइड का अर्थ है कि इसमें द्रव है और द्रव में कुछ कोशिकाएं भी लगातार फ्लो करती रहती हैं, पाई जाती हैं, तो इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये निरंतर शरीर में प्रवाहित होता रहता है, परिसंचरित होता रहता है, चलता रहता है या फ्लो होता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में अगर बॉडी वेट के अनुसार देखें तो लगभग प्रति किलो बॉडी वेट पर 90 मिलीलीटर रक्त होता है। अगर प्रतिशतता में देखें तो शरीर के भार का लगभग 8% भाग रक्त बनाता है। एक महिला में कुल 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है, जबकि एक पुरुष के शरीर में कुल 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जा सकता है। ये जो अंतर है ये शरीर के आकार में अंतर के कारण है। रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। और जल की तुलना में ये 4 गुना अधिक विस्कस है, अर्थात जल की तुलना में इसको फ्लो होने में 4 गुना कम ये रक्त बहेगा। अगर रक्त के मूल संरचना की बात करें तो लगभग 55% प्लाज्मा होता है रक्त में और लगभग 45% इसमें कोशिकाओं का भाग होता है। जो कोशिकाओं का भाग है इसे पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, पीसीवी। और रक्त में जितना लाल रक्तकण आरबीसी होता है उसको अगर कुल उपस्थित रक्त के अनुपात में देखें तो ये हेमाटोक्रिट वैल्यू कहलाता है।
लाल रक्त कोशिकाओं का कुल रक्त से अनुपात, ये हीमेटोक्रिट वैल्यू है। रक्त के विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं और ये परीक्षण विभिन्न बीमारियों में पहचान करने में सहयोगी होते हैं। रक्त जो है हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और ये धमनियों, पतली नलिकाएं जिन्हें केशिका कहते हैं, केशिकाओं और शिराओं के द्वारा ये प्रवाहित होता रहता है। निरंतर ये प्रवाह चलता रहता है। आज तक ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आज तक रक्त का कोई भी आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट या कोई भी इसका वैकल्पिक विकल्प आज तक वैज्ञानिकों द्वारा नहीं बनाया जा सका है। अर्थात रक्त का कोई विकल्प नहीं है, रक्त का विकल्प रक्त ही है। एक बात और ध्यान देने की है कि पल्मोनरी आर्टरी के अलावा बाकी सभी आर्टरीज में, अर्थात जो फुफ्फुस धमनी है, फेफड़े की धमनी है, उसके अलावा बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। और मात्र एक शिरा है जिसको फुफ्फुस शिरा कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, बाकी सभी शिराओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित नहीं होता है। रक्त के कार्यों की अब बात करते हैं। रक्त बहुत से कार्य करता है, जैसा मैंने बताया यही जीवनी शक्ति है, यही जीवन है। इसके कार्यों को 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन, दूसरा डिफेंस अर्थात सुरक्षा, तीसरा तापमान का नियंत्रण और चौथा बायोकेमिकल होम्योस्टेसिस अर्थात शरीर की जैव रासायनिक साम्यता या साम्य की स्थिति को बनाए रखने का कार्य। तो एक एक करके इनको हम पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात हमने की थी, परिवहन की बात की थी। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो रक्त करता है वो ये है कि ऑक्सीजन को फेफड़े से परिवहन करते हुए विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है, जिसके द्वारा ऊतकों में श्वसन की क्रिया संपन्न हो पाती है और इसी से पूरे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करके फेफड़े में लाया जाता है रक्त के द्वारा और लंग से ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन, ये दोनों क्रियाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के द्वारा रक्त संपन्न करता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थों का वेस्ट, जो कि अमोनिया या यूरिया के रूप में बनता है, इसको विभिन्न ऊतकों से लेकर के लीवर में पहुंचाना तथा किडनीज में पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का। इसके द्वारा शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात जो हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया होती रहती है। परिवहन की ही बात में देखें तो जो पचाया हुआ भोजन है, एसिमिलेटेड फूड या पचाया हुआ भोजन, इसको इंटेस्टाइन से विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना, ये भी रक्त का कार्य है। इसी से विभिन्न ऊतकों को पोषण प्राप्त हो पाता है। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य पोषक तत्वों को जैसे विटामिन्स आदि हैं, उनको विभिन्न ऊतकों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करवाना, एक ऊतक से दूसरे ऊतक तक पहुंचाना, ये भी रक्त का महत्वपूर्ण कार्य है। इसी परिवहन की ही श्रृंखला में देखेंगे तो हार्मोन्स जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उनको रक्त के द्वारा ही पूरे शरीर में प्रवाहित किया जाता है, पहुंचाया जाता है और वहां पहुंच करके ये हार्मोन विभिन्न रासायनिक कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से एंडोक्राइन मैकेनिज्म में भी हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण की बात करें तो
रक्त ही है जो विभिन्न ऊतकों या विभिन्न शरीर के भागों में कम या अधिक प्रवाहित होकर के, तेज़ी से या कम तेज़ी से प्रवाहित होकर के वहाँ के तापमान को नियमित करता है। रक्त की नलिकाओं का संकुचित होना या प्रसारित हो जाना, जिनको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन कहते हैं, इनके द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार से विभिन्न ऊतकों में पीएच को मेंटेन करना तथा पीएच को स्थिर रखना, पीएच स्थिर रखने की क्रिया बफरिंग मैकेनिज्म कहती है। वीक एसिड और वीक बेसेज की क्रिया की जाती है। अम्लीय और क्षारीय तत्वों की क्रिया से बफर बनाए जाते हैं और बफरिंग मैकेनिज्म का अर्थ है कि वहाँ का पीएच आसानी से परिवर्तित नहीं होगा। तो शरीर में पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न एंजाइम और विभिन्न क्रियाएं निर्धारित पीएच पर ही हो पाती हैं। अगर पीएच बदलने लगे तो शरीर की बायोकेमिस्ट्री प्रभावित हो जाएगी। तो रक्त ये कार्य करता है कि विभिन्न ऊतकों में और स्वयं रक्त में भी ये बफर्स का निर्माण करता है, जिसके कारण पीएच स्थिर बना रह जाता है, पीएच आसानी से परिवर्तित नहीं होने पाता है। इसी प्रकार से एंटीबॉडीज, जो कि हमारे शरीर में आने वाले विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस से बचाव करती हैं, एंटीबॉडीज़ का शरीर में परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन करवाना भी रक्त के द्वारा ही संभव होता है। ये इनकी डिफेंस की मैकेनिज्म है, सुरक्षात्मक कार्य है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल प्रकार की कोशिकाएं, इन सभी कोशिकाओं को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक ऊतक से दूसरे ऊतक तक पहुंचाना, ये रक्त के द्वारा ही संभव होता है। और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा इम्यून क्रिया का कार्य किया जाता है। तो ये शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म है, सुरक्षात्मक प्रक्रिया है, जो कि रक्त के द्वारा ही की जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है शरीर में, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। शरीर में जल और खनिज तत्वों का एक निश्चित संतुलन या होम्योस्टेसिस बनाए रखने का काम। तो होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया में भी रक्त के द्वारा विभिन्न ऊतकों में जल की मात्रा पहुंचाया जाना, विभिन्न ऊतकों में मिनरल्स या आयंस को उचित मात्रा में पहुंचाया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इसी के द्वारा ही शरीर की केमिकल होम्योस्टेसिस या बायोकेमिकल होम्योस्टेसिस स्थापित की जाती है। रक्त की एक और विशेषता है, ये अपना स्वयं का थक्का बना सकता है बिना किसी बाह्य प्रेरणा के, विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य फैक्टर कोई ना हो, तब भी रक्त अपना थक्का बना सकता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा यदि कहीं चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, तो रक्त का हानि होना, रक्त का नुकसान होना, ये स्वयं अपने नुकसान को रोक सकता है। तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्लॉटिंग नाम का फैक्टर कहते हैं। विभिन्न प्रकार के घाव आदि हो जाते हैं, घावों का भरने की प्रक्रिया, इसमें रक्त का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न रक्त की जो नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के रिपेयर का कार्य भी रक्त स्वयं प्लेटलेट्स की सहायता से करता रहता है, जिसके अन्यथा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आंतरिक रक्तस्राव होता है। तो इस प्रकार से रक्त स्वयं अपना मेंटेन करने के लिए सक्षम है, अपना मेंटेनेंस करने में सक्षम है। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया, होम्योस्टेसिस की क्रिया और बॉडी के डिफेंस की क्रिया, इन सभी क्रियाओं को रक्त संपादित करता है।